आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, के बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमसीक्यू। ये जो प्रश्न है यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ाते हैं अपने कदम अपनी मंजिल की ओर। 3 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास किसने किया? ए प्रोफेसर स्पेंसर, बी प्रोफेसर मार्शल, सी प्रोफेसर बोर्डिंग, डी प्रोफेसर केन्स। तो इस प्रकार से ए बी सी डी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इनमें से एक ही विकल्प सही है, और जो विकल्प एकदम से सही है, करेक्ट है, वो है डी, अर्थात कीन्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो विकास किया, वह जे.एम. कीन्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार चक्रों का अध्ययन करता है। ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी कृषि अर्थशास्त्र और डी समष्टि अर्थशास्त्र। हमारा करेक्ट आंसर है डी समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ है। ए जो वस्तु के बीच में होती है, बी जिसका उपयोग पुनः वस्तु उत्पादन में किया जाता है, सी अर्धनिर्मित वस्तु और डी बी सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है डी, बी और सी दोनों, अर्थात बी में है जिसका उपयोग पुनः वस्तु उत्पादन में किया जाता है और सी में है अर्धनिर्मित वस्तु। तो इस प्रकार जो बी और सी में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यह जो है उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तुओं के। तो मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसान है और वह 100 केजी संतरे किसी फर्म को बेचता है 5000 में, और फर्म क्या करती है, उस संतरे का उपयोग अपने लिए नहीं करती है बल्कि जूस बनाने के लिए करती है, और वह जूस उसका बिकता है 30,000 रुपये में। तो इस प्रकार से फर्म ने जो संतरे किसान से खरीदे थे वह उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गए। ओके, तो इस प्रकार से जिसका उपयोग पुनः वस्तु उत्पादन में किया जाता है, या जो अर्धनिर्मित वस्तु होती है अर्थात आधा बनी होती है। जैसे हम बात कर लें कि जैसे लोहा है, तो लोहे का पिंड है, अब जिसको चादर बनानी है तो ठीक है, उससे चादर बना सकता है आगे चलकर, ठीक है, अर्धनिर्मित वस्तु है, आधा तो बनी है लेकिन उसको प्रोसेस में डालना है और अगली वस्तु से बनाना है। और लोहा का यदि पिंड है, यदि लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा हमारे पास है, तो उससे फैक्ट्री में क्या बनाई जा सकती है, रेल की पटरियां बनाई जा सकती हैं, उसी से क्या किया जा सकता है, पोल बनाए जा सकते हैं, अर्थात तमाम प्रकार के आगे चीजें बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वह कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तु। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा करेक्ट डी, बी और सी दोनों। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए। ए है श्रम, उसके सामने बी ए है ब्याज, बी में है साहस, उसके सामने बी में है लगान, सी में है पूंजी, उसके सामने है सी में मजदूरी, और डी में भूमि और उसके सामने डी में लाभ। तो इस प्रकार से हमने इसका सही मिलान करना है, इसको सही मैच करना है। तो जो ए है श्रम, ए का जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, अर्थात श्रम की क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। इस प्रकार से बी का सही आंसर होगा डी, इसी प्रकार से सी का सही आंसर होगा ए और डी का सही आंसर होगा बी। ओके, तो इस प्रकार से ये चारों उत्पादन के कारक हैं जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। ये भी है सही मिलान कीजिए। खुली अर्थव्यवस्था ए, उसके सामने ए विकल्प दे रखा है विदेशी व्यापार नहीं। बी बंद अर्थव्यवस्था, उसके सामने है बी में ही वस्तु विनिमय। सी राष्ट्रीय आय, उसी के सामने है विभिन्न देशों से व्यापार। और डी वास्तविक प्रवाह, और उसी के सामने है डी साधन लागत। तो इस प्रकार से इसका मिलान कैसे होगा, ए खुली अर्थव्यवस्था,
उसका सही विकल्प सामने वाले में है सी, विभिन्न देशों से व्यापार। ओके, तो खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस देश का अनेक देशों के साथ व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं का, ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके, दूसरा है बी, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था का जो ऑप्शन है सही आंसर का वह है ए, विदेशी व्यापार नहीं। तो बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है, केवल देश के अंदर ही व्यापार होता है और विदेशों के लिए व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। अर्थात ऐसा देश न निर्यात करता है और न आयात करता है। इसलिए बी का सही आंसर हो गया ए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय, ठीक है, सी पे है, तो सी का सही आंसर हो जाएगा डी, साधन लागत। अर्थात राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वह साधन लागत पर की जाती है। और डी है वास्तविक प्रवाह, तो उसका सही आंसर है डी का बी, अर्थात वस्तु विनिमय। वास्तविक जो प्रवाह का जो मॉडल है वह वस्तु विनिमय प्रणाली में चला करता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके सामने विकल्प दे रखा है ए में बैंकिंग बीमा, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामने दे रखा है इंग्लैंड और अमेरिका बी में, सी है तृतीयक क्षेत्र, उसके सामने दे रखा सी में पशुपालन और खनन, और डी प्राथमिक क्षेत्र और उसके सामने दे रखा डी में भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ए का जो सही विकल्प है वह बी है, इंग्लैंड और अमेरिका। अर्थात इंग्लैंड और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था बी का आंसर है डी, भारत और पाकिस्तान। अर्थात भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार से सी तृतीयक क्षेत्र, जिसे कि टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं या सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसका सही उत्तर है ए, बैंकिंग और बीमा। अर्थात बैंकिंग और बीमा जो आता है वह तृतीयक क्षेत्र में आता है। और डी है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र डी का आंसर है सी, पशुपालन और खनन। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन और खनन आता है। तो इस प्रकार से ये सही मिलान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टिकाऊ वस्तु है। ए कार, बी बस, सी मकान, डी कंप्यूटर, ई उपरोक्त सभी। सोचिए कौन सी हो सकती है टिकाऊ वस्तु? कार हो सकती है कि बस हो सकती है कि मकान हो सकता है कि कंप्यूटर हो सकता है कि उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो टिकाऊ वस्तु किसे कहते हैं? टिकाऊ वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपयोग इंसान लंबे समय तक कर सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा कार, तो कार तो एक दिन में खराब होने वाली नहीं है, 10 दिन में भी खराब होने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बस है, तो बस का जीवन काल भी क्या होता है? लंबा होता है। मकान हमारा है वो भी कई साल चलता है, कंप्यूटर है वो भी कई साल चलता है। तो इस प्रकार जो टिकाऊ वस्तु होती हैं उनका जीवन काल लंबा होता है, जल्दी खराब नहीं होती है। और जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जो सब्जियां हैं, ठीक है, कोई भी सब्जी ले लीजिए आप, ठीक है, 10, 15, 20 दिन से ऊपर चलने वाली नहीं है, या उससे पहले क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेकिन बस हो गया हमारा, मकान हो गया, कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। इसलिए टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। तो इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी होती हैं। इसका आप खुद अनुमान लगाइए कौन कौन सी वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक टैंक में भरा पानी उदाहरण है। टैंक तो सबके घरों में रहती है, जिसमें पानी क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो एक उदाहरण किसका है? ए प्रवाह, बी स्टॉक, सी प्रवाह और स्टॉक, और डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है या सही उत्तर है बी स्टॉक। अर्थात टैंक में किसी निश्चित समय पर जितना पानी उपलब्ध है वह स्टॉक कहलाता है। लेकिन जब टैंक में पानी आता है, कहां से? नल से आ रहा है, तो उस समय वो कहलाएगा प्रवाह, क्योंकि वो समय की अवधि से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से नल आया और पानी एकदम से टैंक में फुलाफुल हो गया। अर्थात टैंक को भरने में टाइम लगता है, तो जब तक उसमें पानी आता रहता है नल में, ठीक है, और वो टैंक में चला जाता है या जाता रहता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं। तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर एक टैंक में भरा जो पानी उदाहरण है वह बी जो ऑप्शन दे रखा है वह स्टॉक कहलाएगा। इसी प्रकार से
ये 9th जो क्वेश्चन है वह है व्यापारिक बैंकों में खोले जाने वाले मुख्य खाते हैं। तो जो व्यापारिक बैंक है उनको कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, अर्थात जो हमारे आसपास हैं वो सारे बैंक जो हैं वो व्यापारिक बैंक हैं जिनमें लोग खाते खोलते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और निकालते भी हैं और ऋण भी लेते हैं, पैसों का ट्रांसफर भी करते हैं। तो इसमें दे रखा है ए बचत खाता, उसके आगे लिखा है SA सेविंग अकाउंट फुल फॉर्म। दूसरा है चालू खाता CA करंट अकाउंट। तीसरा है आवर्ती जमा खाता RD रिकरिंग डिपॉजिट। और उसके बाद डी है सावधि जमा खाता FD फिक्स डिपॉजिट। और ई है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा ई उपरोक्त सभी, अर्थात इस प्रकार के सभी खाते जो होते हैं वह व्यापारिक बैंकों में लोगों के द्वारा खोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रक मॉडल के अंग हैं। ऑप्शन ए परिवार, बी फर्म, सी सरकार, डी लगान, ई विदेशी क्षेत्रक, एफ ABC, जी ABE। तो हमारा सही उत्तर है FABC, अर्थात ए परिवार, बी फर्म और सी सरकार। तो इस प्रकार से आय के चक्रीय प्रवाह का जो 3 क्षेत्रीय मॉडल है उसके अंग होते हैं परिवार, जिसे घरेलू क्षेत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार से फर्म है, इसे उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, और सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्र मॉडल के अंग कौन सा? आंसर हमारा सही हो गया F वाला ABC, अर्थात ABC तीनों क्या है? सही हैं। ओके। 11th क्वेश्चन है GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद होता है। ऑप्शन ए एक वर्ष से संबंधित, बी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित, सी उनके बाजार मूल्य के योग से संबंधित, डी AB और ई है ABC। तो करेक्ट आंसर है ई ABC, अर्थात जो GDP होता है या सकल घरेलू उत्पाद होता है किसी देश का, वह एक वर्ष से संबंधित होता है, अर्थात एक वर्ष में उसकी गणना की जाती है। ओके। और इसमें कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, कौन सी सेवाएं शामिल की जाती है? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं, और उनके बाजार मूल्य के योग, अर्थात फिर उनका बाजार मूल्य का योग निकाला जाता है, और इस प्रकार से GDP की क्या की जाती है? गणना की जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई विकल्प वाला सही है, ABC, अर्थात तीनों सही हैं। एक वर्ष से संबंधित, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित, और सी उनके बाजार मूल्य के योग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली कहलाती है। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, बी मुद्रा विनिमय, सी अर्थ विनिमय और डी अन्य। तो हमारा राइट आंसर है ए वस्तु विनिमय, क्योंकि वस्तुओं की प्रत्यक्ष जो अदला बदली हुआ करती थी प्राचीन काल में, वह वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करती थी। इसलिए हमारा आंसर ए वाला होगा। 13 क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए मूल्य का संचय, बी साख का आधार, सी विनिमय का माध्यम, डी स्थगित भुगतान का माध्यम। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी। मुद्रा का जो पहला काम है, प्राथमिक कार्य है, वह है विनिमय का माध्यम, और इसी प्रकार से मूल्य का संचय है और स्थगित भुगतान का माध्यम है। ये मुद्रा का द्वितीयक या गौण या सहायक कार्य है, और साख का आधार ये जो है इसके आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। 14 क्वेश्चन है M1 में आता है। M1 क्या है? भारत में मुद्रा पूर्ति की पहली माप है। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए C प्लस DD प्लस OD, बी विकल्प है M1 प्लस OD, सी विकल्प है M3 मल्टीप्लाई TD और डी विकल्प है M4 प्लस TDP। तो हमारा राइट आंसर है ए, अर्थात M1 में जो आता है C प्लस DD प्लस OD। सी का मीनिंग है करेंसी प्लस कोइन, जो जनता के पास नोट है कागजी, ओके, और जो सिक्के हैं। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं, और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर 14 का सही है। 15 क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक है। ए विकल्प भारतीय केंद्रीय बैंक,
बी विकल्प सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 16 क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का प्रतीक है ए, ठीक है, उसके सामने दे रखा है, बी उसके सामने दे रखा है, सी उसके सामने दे रखा है और डी उसके सामने दे रखा है। तो भारतीय मुद्रा अर्थात इंडियन जो मनी है, ये जो करेंसी है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है या सिंबल है, उसका सही विकल्प है डी। जिस प्रकार से रुपीज का ही चिन्ह दे रखा है। तो ए में जो पहला वाला सिंबल दे रखा है वो अमेरिकन डॉलर का है, बी वाला यूरो का है जो यूरोपियन देशों में चलती है मुद्रा, ओके, और सी जापानी येन का है और डी भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है। तो राइट आंसर कौन सा होगा कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है कौन, डी वाला जो सिंबल उसके सामने बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कब हुआ? ए 19 जुलाई 1969, बी 19 अगस्त 1969, सी अप्रैल 1980 और डी जनवरी 2020। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए 19 जुलाई 1969 को भारत में व्यापारिक बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ। अर्थात इससे पहले जो बैंक थे अधिकांश वो प्राइवेट सेक्टर में थे। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, उनको सरकारी बैंक घोषित कर दिया। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, कोष्टक में दे रखा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका हिंदी में नाम क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। ए एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा, ऊपर जो त्रिभुज का चिन्ह बना इसे डेल्टा कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे चेंज, ओके। तो चेंज सी बाय चेंज वाई, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा मीन्स परिवर्तन हो गया और सी पावर हो गया कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, वाई जो है वो आय का प्रतीक है। बी एमपीसी इज इक्वल टू सी बाय डेल्टा वाई, इस प्रकार से सी एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई और डी एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। पढ़ेंगे कैसे कि उपभोग में परिवर्तन था डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो जो y है वो आय का प्रतीक है, जो c है वह उपभोग का प्रतीक है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। एमपीसी का मान कितना होता है, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मान कितना होता है? ए ऑप्शन 0 से अधिक और 1 से कम, बी 1 से कम और 0, सी 2, डी 3। तो हमारा सही जो विकल्प है या ऑप्शन है वो है ए 0 से अधिक और 1 से कम। एमपीसी का मान ध्यान रखिए हमेशा जो होता है वो 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। 0 होने का अर्थ है कि आदमी किसी भी प्रकार का उपभोग नहीं करता है, तो उपभोग करना क्या है, बहुत जरूरी है, इसलिए एमपीसी कभी क्या होती है, 0 नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ए 1/2 1/2, बी 1, सी 1 से अधिक और डी कुछ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अर्थात 1, अर्थात एमपीसी और एमपीएस का जो मान होता है वह 1 होता है। कैसे होता है कि माना बाद हमारे पास है 100 रुपया, ओके, तो एमपीसी यदि हमने खर्च कर दिया, ठीक है, उसमें से 90 रुपया, ठीक है, और अब बचे हमारे पास कितने रुपया, 10 रुपया, तो ठीक है, तो एमपीसी हो जाएगा 90 रुपए जो हमने खर्च किया और जो सेव किया 10 रुपीज, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100,
तो 90 रुपये रखेंगे। 100 रुपये में से एमपीसी में 90 रुपया और एमपीएस में आगे 10 रुपया, तो 90 धन 10 बराबर 100। ओके, 100%। तो इस प्रकार से दोनों का जोड़ होता है 1, अर्थात 100% हो जाता है। बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है कथन है। ओके, ए मिल, बी मार्शल, सी से और डी कीन्स। तो जो ये कथन है कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है, यह है कीन्स का कथन, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्योंकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या कहता है, क्या बोलता है कि मांग पर ज्यादा जोर देता है, प्रभावी मांग का विचार जो उसने दिया है। ठीक है, कि डिमांड होनी चाहिए, डिमांड कीजिए रोजगार को क्रिएट करने के लिए, तो मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है। कथन किसका है? आंसर हमारा है डी कीन्स का। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं पैदा करती है कथन है। ए जेबी से, बी जेएस मिल, सी कीन्स, डी एडम स्मिथ। राइट आंसर है ए जेबी से। ये कथन किसका है? जेबी से का है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। और जो जेबी से था वो प्रतिष्ठित या परंपरावादी अर्थशास्त्री था, या उसको क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं, जिसमें उसने क्या कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है और कभी बेरोजगारी नहीं होती है। ओके, कभी बेरोजगारी नहीं होती है, होती भी है तो वो कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद रोजगार पुनः स्थापित हो जाता है। बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय नीति बनाता है। ए प्राइवेट कंपनियां, बी सरकार, सी कोर्ट और डी कृषक। तो राइट आंसर है बी सरकार, अर्थात राजकोषीय नीति जो सरकार की आय कितना खर्च करना है। ओके जी, कितनी आय आएगी बजट में, ठीक है, कितना ऋण लेना है, ये सारे डिसीजन इस प्रकार की जो नीति बनाती है वो सरकार बनाती है। ओके, इस प्रकार से राजकोषीय नीति जो बनती है, ये बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 24, भारत देश की मौद्रिक नीति बनाता है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी विदेशी बैंक, सी आईएमएफ, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया की जो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक, या उसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे है विश्व बैंक, विश्व बैंक तो बनाता नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं किसी भी देश से। विदेशी बैंक, विदेशी बैंकों को कोई लेना देना नहीं है। और जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ये तीनों विकल्प क्या है? गलत है। राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कोष्टक में लिखा केंद्रीय बैंक, अर्थात ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। ए आयकर, बी संपत्ति कर, सी निगम कर, डी संपदा कर और ई उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है ई, अर्थात आयकर हो गया, चाहे संपत्ति कर है, चाहे निगम कर है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, चाहे संपदा कर है, ये सभी कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। ये जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका भुगतान वही करता है। ओके, तो इस प्रकार के सारे जो टैक्स हैं ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी कर है, ठीक है, जीएसटी कर है। ए प्रगतिशील कर, बी प्रत्यक्ष कर, सी परोक्ष कर और डी आनुपातिक कर। तो इसका सही आंसर है सी परोक्ष कर, या इसका दूसरा नाम है अप्रत्यक्ष कर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो टैक्स है वो कैसा कर है? परोक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स है। साथ में बता देते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। जी फॉर है गुड्स, गुड नहीं, गुड्स सामान, वस्तु, एंड सर्विस टैक्स। और क्वेश्चन नंबर है 27, घाटे का बजट सहायक होता है। ए तेजी में, बी मुद्रास्फीति में, सी महंगाई में, डी मंदी में। तो घाटे का बजट सरकार हमेशा जब बनाती है तब बनाती है जबकि क्या चलती है?
मंदी आ जाती है देश में, तब सरकार का क्या हो जाता है, व्यय ज्यादा होता है और आय क्या होती है, कम होती है। तो हमेशा घाटे का बजट मंदी काल में बनाया जाता है, तेजी काल में नहीं बनाते हैं। ओके जी, मुद्रास्फीति और महंगाई एक ही चीज हुई, अर्थात जब मुद्रास्फीति होती है तो महंगाई को जन्म देती है। महंगाई कैसे होती है, माना हम सब्जी लेने गए गोभी की, आज उसका दाम है 10 रुपया, कल गए मार्केट में नई सब्जी आई हो गई 15 रुपया और किलो एक ही। पहले दिन किलो लिया 10 रुपये में, दूसरे दिन एक किलो लिया 15, अर्थात 5 रुपए की जो वृद्धि हुई वो क्या हो गई, महंगाई। तो इस प्रकार से ये जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है वो एक टोटल 27। यदि आपको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये आपकी जानकारी में सहायक सिद्ध होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए। और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला जब भी हमारा वीडियो होगा उसकी सूचना आप तक पहुंच सकेगी।